हेलो फ्रेंड्स, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 3 आज हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले के पार्ट 2 में यहाँ तक हमने इंस्टॉलिंग ए कल्चर यहाँ तक कंप्लीट किया था। पार्ट 3 में आगे वाले टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। तो कई सारे फैक्टर्स है, जैसे जीडीपी कितना है, एनपीए कितना है, और भी कई सारे फैक्टर्स है जो कि बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, जो भी आपको बैंकों की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसके लिए इंटरनल फैक्टर भी जिम्मेदार है और एक्सटर्नल फैक्टर भी यहाँ पे जिम्मेदार होते हैं। तो अगर हम ब्रॉड टर्म में बोले तो तीन ऐसे मेजर फैक्टर है जो बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। तो पहला आपका आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, दूसरा हो जाएगा इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक फैक्टर, और तीसरा हो जाएगा अदर फैक्टर। तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में आपका आ जाएगा जीडीपी। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ कैसे है तो वो इम्पैक्ट करता है। कंट्री का इन्फ्लेशन कैसा है, ठीक है, इन्फ्लेशन कैसा है, जीडीपी ग्रोथ कैसा है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो जो प्रॉफिट अर्न किया उसकी वैल्यू कम रह जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो जीडीपी में कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है वो इम्पैक्ट करेगा, और जो है कंट्री में इन्फ्लेशन कितना है वो भी इसको इम्पैक्ट करेगा। और इंटरेस्ट रेट, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा बैंक में, तो बैंक क्या करेंगे, उनका इंटरेस्ट उनको कम करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा तो उनका जो मार्जिन है वो काफी कम होगा, तो इससे जो बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी उसको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कुछ ये जो फैक्टर्स है ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गए, जिसमें हमने जीडीपी की बात की, इकोनॉमिक की बात की, और यहाँ पे हमने देखा कि कैसे जो इंटरेस्ट रेट बैंकों को अपने कॉम्पिटिशन को देके इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ता है, और जिसकी वजह से इंटरेस्ट मार्जिन काफी कम बचता है और उससे जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा आता है इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर। इसमें आ जाएगा एनपीए। इंडस्ट्री स्पेसिफिक मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो है एनपीए। अगर हम अभी की बात करें तो बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कौन करता है, एनपीए। बैंकों का एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो दे रिड्यूस द प्रॉफिटेबिलिटी ड्यू टू इंक्रीज इन ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो वो क्या रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी को ये कम करते हैं, कौन, एनपीए। कैसे, क्योंकि हमारी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, और जो इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी हमारा कम हो जाता है ज्यादा एनपीए के बढ़ने से। तीसरा आ जाएगा अदर बैंक स्पेसिफिक फैक्टर। तो इसमें बोला है कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है डिपॉजिट्स के बीच में और जो है प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में, क्योंकि ज्यादातर जो डिपॉजिट्स होंगे, इसमें बोला है कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कितना डिपॉजिट आएंगे, लोग कितना डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, और प्रॉफिटेबिलिटी में। क्यों, क्योंकि जब ज्यादा डिपॉजिट आएगा बैंकों के पास तो ज्यादा पैसा अवेलेबल हो पाएगा लोन देने के लिए, और फिर बैंक उस इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। तो जो डिपॉजिट है और जो बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी है उसके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा बैंकों को और भी नॉन इंटरेस्ट इनकम के तरीके हैं, जैसे कि उनको कमीशन मिला, कोई सर्विसेज दी उस पर बैंकों को कमीशन मिला, या सर्विस चार्ज बैंक वसूलता है, या फिर फी या कोई गारंटी फी, या फिर नेट प्रॉफिट उसको हुआ, उसने जो इन्वेस्टमेंट किया था उससे उसको नेट प्रॉफिट हुआ। तो और भी कई सारे इसमें तरीके आपके बैंकों के पास होते हैं। तो चलिए, तीन यहाँ पे मेन फैक्टर्स है जो कि बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। पहला हमने क्या देखा, मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा इंडस्ट्री स्पेसिफिक जिसमें एनपी आ जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जीडीपी और इन्फ्लेशन आ जाएगा, और इंडस्ट्री स्पेसिफिक में आपका एनपी आ जाएगा जो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। उससे हमारी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो काफी बढ़ जाती है, और इससे हमारा जो इंटरेस्ट मार्जिन है वो काफी कम हो जाता है। लास्ट है अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में हो जाएगा कि पहले तो उसमें बोला है कि जो डिपॉजिट आ रहे हैं और जो बैंकों का प्रॉफिट है वो आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और फिर इसको उन्होंने और एलोबरेट वे में कैसे बताया कि जो बैंक है उसका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी एक तरीका है, मतलब और भी फैक्टर्स है जो उसके इनकम पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि फी वो चार्ज कर रहा है, कमीशन वो चार्ज कर रहा है, और गारंटी फी या नेट प्रॉफिट। तो ये सारे हमारे अदर फैक्टर्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका हेडिंग है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस ऑफ बैंक ब्रांचेस। तो इसमें आपको बोला हुआ है कि अभी क्या हुआ है कि जो लोगों का जो ट्रैफिक है, ठीक है, वो काफी कम हुआ है। रिसेंट ईयर्स की बात करें तो लोग पहले ब्रांचेस में जाके सारा काम करते थे, नेफ्ट आरटीजीएस बिना ब्रांच जाए वो नहीं करते, लेकिन अभी बहुत से लोग मोबाइल में नेफ्ट आरटीजीएस स्टेटमेंट वो सारा का मोबाइल में ही चेक करते हैं। ठीक है, तो अभी काफी जो कस्टमर है वो काफी डिक्लाइन हुए हैं, और जब से आपका एक कोविड-19 का जो पैंडेमिक आया तो उससे जो लोग जो डिजिटल मोड पे जो ट्रांसफर हुए वो और ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। और ब्रांच इज नॉट डेड, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ब्रांच पूरी तरह से खत्म हो गया। कई सारी चीजें जो है उनको ब्रांच पे करनी पड़ेगी, जैसे अकाउंट ओपनिंग वो अपना घर पे नहीं कर सकते, कुछ अकाउंट ओपनिंग अलाउ है बट उसमें रिस्ट्रिक्शन है, ब्रांच आके एक बार उसको डिजिटल कंफर्मेशन तो करनी है। तो कुछ चीजों के लिए जो ब्रांच है वो तो रिस्पॉन्सिबल रहता ही है। स्टेप टू इम्प्रूव ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। तो आप कैसे क्या कर सकते हैं जिससे आप अपने ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। सो इसमें बोला है बैंक आर गेटिंग मोर एंड मोर प्रेशर फ्रॉम कस्टमर इंक्रीजिंग डिमांड। अभी के टाइम पे क्या हो गया कि जो कस्टमर है वो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, और मतलब वो वेट नहीं करना चाह रहे आजकल के कस्टमर। वो चाह रहे हैं कि अगर वो आज किसी काम के लिए आए हैं तो आज ही उनका वो काम हो जाए, उनको दोबारा उस काम के लिए ना आना पड़े। ठीक है, और कोई भी सर्विसेज है वो ज्यादा डिमांडिंग हो गया एज कम्पेयर टू पहले टाइम के जो कस्टमर हुआ करते थे। हाईली कॉम्पिटेटिव मार्केट, तो उसका रीजन ये भी है कि आजकल की मार्केट के बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है मार्केट में। अगर एक बैंक में कस्टमर को सर्विस नहीं मिलेगी तो वो आसानी से इस बैंक से उस बैंक में मूव करने में ज्यादा टाइम नहीं लेगा। ठीक है, और हमारे जो रेगुलेटर्स है आरबीआई, उसके जो रेगुलेशन है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया अगर हम अभी के एनवायरमेंट की बात करें।
सो इसलिए कस्टमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, कस्टमर को समझना, उसका क्या एटीट्यूड है, क्या रिक्वायरमेंट है हमारे कस्टमर की, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया आजकल के टाइम पे। ताकि आप जो भी ऑपरेशन प्लानिंग है या जो डे टू डे ट्रीटमेंट कर सको कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, सर्विसेज को, तो उस चीज़ को आप समझ सको। तो इसमें बस यही बोला हुआ है कि जो ब्रांच की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक और टाइम के साथ भी डिफर ओवर टाइम। ठीक है, तो ब्रांच लेवल प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा, एक बैंक या दूसरे बैंक पे डिफर करेगा, टाइम पे भी डिफर करेगा। और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि बैंक की पॉलिसी क्या है, बैंकों के गोल्स क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। और जो बैंकों की जो पॉलिसी है वो क्या हो सकती है, ट्रांसफर प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बताते हैं कि हमारी वीकनेस क्या है, मतलब ये इंडिकेटर बताते हैं कि हमें प्रॉफिट किन, कैसे हम अपनी परफॉर्मेंस को जान पाएंगे, क्या ये इंडिकेटर से क्या वीकनेस है। या ट्रांसफर प्राइस जो मैकेनिज्म है इसमें देखा जाता है। सो इसमें चीज़ों के प्राइजेस को देखा जाता है, और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मतलब ये कुछ इंडिकेटर है जो कि बताते हैं कि आउटकम क्या होगा, ठीक है, परफॉर्मेंस क्या रहेगी। और इसमें बोला है कि अभी की अगर हम बात करें कुछ सालों में कि जो कस्टमर है वो माइग्रेट हुए हैं डिजिटल चैनल की तरफ, और जो कस्टमर का जो विजिट है, जो रिटेल बैंक की ब्रांच की बात करें तो 20% कम हुए। मतलब पहले अगर 100 लोग थे तो अभी सिर्फ 80 लोग ही बैंक विजिट कर रहे हैं। तो 20% जो कस्टमर है वो कम हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है डिजिटल प्रोडक्ट मतलब ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग ऐप के थ्रू जो है अपनी बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं। तो इसमें यही बोला है कि अब हम एक ही स्ट्रेटेजी नहीं बता सकते। जो स्ट्रेटेजी है वो ब्रांच टू बैंक डिफर कर सकता है। ठीक है, जो भी आपके गोल्स है ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से, लेकिन कुछ स्ट्रेटेजीज है जो कि ओवरऑल जो है बैंकों को या ब्रांचेस को फोकस करना चाहिए ताकि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सके। तो कुछ ब्रॉड लेवल पे कुछ स्ट्रेटेजीज बताई गई है, उनके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। तो पहला है आपका फोकस ऑन बैलेंसिंग प्रॉफिट ग्रोथ एंड रिस्क। ये सारी स्ट्रेटेजीज की बात करेंगे। पहले ये वाले पैराग्राफ में देखते हैं, यहाँ पे देखा गया कि इसमें बात कर रहे हैं कि स्टेप टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्या क्या उसमें स्टेप्स है। तो इसमें बोला है कि आजकल के टाइम पे जो है कस्टमर बहुत ज्यादा डिमांड करने लगे हैं, और आजकल के टाइम पे जो हमारा रेगुलेटर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट उसके रेगुलेशन है, मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव है। तो इस टाइम पे बैंकों के लिए जरूरी हो जाता है कि प्रॉपर प्लानिंग करे, क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको समझे और उस हिसाब से उनको प्रोडक्ट अवेलेबल कराए। और यहाँ पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या ट्रांसफर प्राइस मैकेनिज्म्स के थ्रू जो है बैंक अपनी पॉलिसीज को देख सकता है। और अभी के टाइम पे जो कस्टमर है वो माइग्रेट हुए हैं डिजिटल चैनल। मतलब पहले ऑनलाइन बैंकिंग ये सब नहीं हुआ करता था, फोन पे बहुत सारी आजकल सुविधाएं होगी, बहुत सारी एप्स आ गई है। तो कस्टमर बैंक में विजिट नहीं करता, कोई भी अगर उसको ट्रांसफर करना है तो वो ऑनलाइन या डिजिटल मोड पे ज्यादा डिपेंड होता है। तो इसकी वजह से जो क्राउड है, जो कस्टमर है वो 20% कम है जो है बैंक में आ रहे हैं। पहले अगर हमारे जो 100 लोग आते थे तो अब 80 लोग आ रहे हैं, 20% कम इस तरह से हुआ है। तो बोल रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजी हर जगह काम नहीं करेगी, बैंक टू बैंक, ब्रांच टू ब्रांच वो वेरी करेगी। लेकिन कुछ कॉमन ब्रॉड टर्म में जो स्ट्रेटेजीज है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि अगर बैंक यूज करता है तो उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ाई जा सकती है। पहला स्ट्रेटेजी है फोकस ऑन बैलेंसिंग प्रॉफिट ग्रोथ एंड रिस्क। तो इसमें तीन चीजें हैं। इसमें तीन चीजें क्या है कि मतलब प्रॉफिट कितना होगा, कितनी ग्रोथ होगी और कितना रिस्क होगा, तो इन तीनों को आपको बैलेंस वे में लेके चलना है। ठीक है, तो ये इसमें क्या आपका पहला प्रॉफिट है, फिर कितनी आपको ग्रोथ मिलेगी और कितना आपको रिस्क लेके चलना है। तो इसको एक बैलेंस वे में लेना पड़ेगा, तभी आप अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। तो यही चीज है, मतलब कितना हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, कितनी हम ग्रोथ अचीव कर सकते हैं, कितना हमें रिस्क लेना है। ऐसा नहीं हो कि प्रॉफिट के चक्कर में, ग्रोथ के चक्कर में आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हो, फिर बाद में वो आपके बैंक के डूबने का भी कारण बने। तो हमें इसको एक बैलेंस वे में लेके चलना पड़ेगा। इसी तरह से इसको बैलेंस वे में इन तीनों पे हमें फोकस करना होगा। दूसरा आता है असेस द स्ट्रेटेजी फिट एंड यूनिक फॉर ईच ब्रांच इन द नेटवर्क। तो आप जानते हैं कि बैंकों की जो ब्रांचेस है उनकी लोकेशन के हिसाब से और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसके हिसाब से जो ब्रांचेस है एक दूसरे से डिफर होती है। जैसे कुछ सिटी ब्रांचेस होगी तो सिटी ब्रांचेस में जो है एग्री लोन ज्यादा काम नहीं करेगा। कुछ रूरल ब्रांचेस होगी वहां पे आपके एग्री प्रोडक्ट ज्यादा काम करेंगे। तो एग्री लोन क्या हो गए, जैसे केसीसी लोन हो गया। ठीक है, कस्टमर जो है अपनी जमीन है, जमीन के बेसिस पे, जमीन के बदले में उसको लोन दिया जाता है। उसको खेती करनी होती है तो खेती में उगाने के लिए उसको जो भी चीजें चाहिए, और मान लीजिए उसको पेस्टिसाइड्स खरीदने हैं या कुछ भी, तो उस पर्पज के लिए लोन दिया जाता है जिसको केसीसी लोन बोलते हैं। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड इस फॉर्म में दिया जाता है, और उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है कि अगर विद इन ईयर अगर आप पे कर देंगे, उसको रिन्यू कर लेंगे लोन को, तो आपको इस पर 3% का ऐसा सब्सिडी भी गवर्नमेंट का रहता है। तो ये केसीसी लोन कहाँ चलेगा, ये एग्री ब्रांच है। ठीक है, तो एग्री गांव के एरिया में चलेगा, लेकिन सिटी ब्रांच में काम नहीं करेगा। सिटी ब्रांच में ज्यादा बिजनेस किसका हो सकता है, सिटी में ज्यादातर जॉब वाले क्लास होते हैं, पर्सनल सेगमेंट, तो वहाँ पे पर्सनल लोग ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो यानी किस चीज का बिजनेस होगा वो डिपेंड करेगा ब्रांच की लोकेशन पे। ठीक है, हर ब्रांच का लोकेशन अलग होता है और उसके हिसाब से उसके टारगेट सेटअप करने चाहिए। तो हर जो ब्रांच है, ब्रांच के हिसाब से जो स्ट्रेटेजी और यूनिक मॉडल है वो देखना, और उसके हिसाब से फिर आपको चीजें
लोकेशन के हिसाब से कि किस ब्रांच में क्या ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से उसके टारगेट वो सब आपको रखने पड़ेंगे। तो जो गाँव की ब्रांचेज़ है वहाँ पे आपको के जो है एग्री लोन की बिज़नेस ज़्यादा हो सकते हैं, एग्री गोल्ड लोन और भी। और शहर की ब्रांच में जो शहर के जो ज़्यादा जैसे बिज़नेस सॉरी सैलरी क्लास ये ज़्यादा आपको शहर में मिलेंगे, तो उनको उस तरीके के प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल कराए जाएँगे। तो ब्रांच के हिसाब से क्या मॉडल काम करता है, उस हिसाब से आपको टारगेट रखने चाहिए। तीसरा बोला है कि एनालिसिस द करंट कस्टमर बेस फॉर ईच ब्रांच। तो हर ब्रांच में किस तरह के कस्टमर आ रहे हैं उनको आपको समझना चाहिए, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैंक अपना जो शेयर है कस्टमर का कैसे इंप्रूव कर सकता है कि नए नए कस्टमर भी आए और जो पुराने हैं वो भी उसमें रिटेन जो है रिटेंशन रेट बना रहे। तो इसके लिए क्या होगा कि कोई भी जो प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट के लिए जो कस्टमर है वो 18 महीने तक रहता है। तो अगर आपने एक और प्रोडक्ट उसको बेच दिया, मान लीजिए उसने कोई एक प्रोडक्ट लिया आपसे, एफडी उसने कराई है, अगर आपने उसको एक और प्रोडक्ट बेच दिया तो आपका जो रिलेशनशिप कस्टमर के साथ है वो एक्सटेंड कर जाता है 4 ईयर्स तक। यानी ये सिर्फ एक एवरेज की बात हुई कि अगर कस्टमर एक प्रोडक्ट ले रहा है तो वो 18 महीने तक बैंक के साथ रहते हैं। अगर उसमें आपने एक और प्रोडक्ट ऐड कर दिया तो वो 4 साल तक आपके साथ रहेगा। तो यानी आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से समझिए कि हमारे कस्टमर बेस क्या है, ठीक है, हमारे किस टाइप के कस्टमर है, उसके हिसाब से आप उनको रिटेन करने के लिए उनको उसी तरह के प्रोडक्ट को अवेलेबल कराइए ताकि वो आपके साथ ज्यादा टाइम तक जुड़े रहे। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई योर बेस्ट न्यू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्ट बेस्ट न्यू प्रोस्पेक्ट या प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पोटेंशियल कस्टमर। पोटेंशियल कस्टमर या प्रोस्पेक्ट क्या है, आप किसी दुकान में गए, ठीक है, तो दुकानदार ने आप जाके इंक्वायरी कर रहे हैं कि मुझे ये चीज चाहिए खरीदना है, ठीक है, तो दुकानदार ने आपकी बात से आइडिया लगाया कि हाँ आप इंटरेस्टेड है इस सामान को खरीदने में, तो आप उसके लिए हो गए पोटेंशियल कस्टमर। ऐसे बैंकों के लिए पोटेंशियल कस्टमर कौन हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन आया पर्सनल लोन लेने, या ऑलरेडी पर्सनल लोन उसने आपसे लिया हुआ है, ठीक है, तो सैलरी क्लास को दिया जाता है पर्सनल लोन। अब क्या कर रहा है कि वो पर्सनल लोन के साथ अभी उसका शादी हो गया है और उसको लगता है कि मेरे को हाउसिंग लोन भी ले लेना चाहिए, क्योंकि वो रेंट पे रह रहा है और ऑलरेडी उतना रेंट पे कर रहा है, उसको लगता है कि थोड़ा सा ऐड करके मैं ईएमआई पे करूंगा तो हाउसिंग लोन इज बेटर। तो वो जो कस्टमर है जो कि पर्सनल लोन लिया, तो वो अपनी ईएमआई भरने आया किसी भी बात से, तो उसने भी अपने उस कस्टमर ने आपसे इंक्वायरी किया कि हाउसिंग लोन का क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो जब उसने आपसे इंटरेस्ट रेट पूछा तो आप उससे कई सारे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ इतना इंटरेस्ट रेट है तो आपको ये बेनिफिट्स है, तो मतलब आप उनको बता सकते हैं। भले ही कस्टमर बहुत डिटेल में नहीं बोलेगा आपसे कि मुझे हाउसिंग लोन चाहिए, वो सिर्फ इनडायरेक्टली भी कई बार पूछता है कि क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, अगर उसके दिमाग में होगा कि हाँ लेना है, तो अगर आप उसको कन्विंस कर पाए तो डेफिनेटली आप ही के बैंक से वो हाउसिंग लोन लेगा। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपने अपने प्रोस्पेक्ट या अपने पोटेंशियल कस्टमर को समझा, उसकी अपॉर्चुनिटीज को समझा। तो वैसे ही बैंकों में भी हमें करना होता है। तो बैंकों में जनरली क्या बोला गया कि सर्वे किया गया और उसमें पता लगा कि जो ज्यादातर बैंक है वो अपनी जो लोकेशन है और जो कस्टमर के साथ करंट रिलेशनशिप उस पर ज्यादा डिपेंड होते हैं और ज्यादा प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लेते। प्रोएक्टिव एक्शन मतलब जो स्टाफ है वो खुद से पूछ रहा है, मान लीजिए पर्सनल लोन का है तो स्टाफ बात बात में उनसे पूछ रहा है कि क्या आपने हाउसिंग लोन लिया है, क्या आप इंटरेस्टेड है, हमारे बैंक में इतना इंटरेस्टेड है। तो मतलब प्रोएक्टिव एक्शन कम लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ब्रांच ऑफिसर को क्या दो चीजें करनी चाहिए, अब आपको क्या करना है कि नए कस्टमर को अगर आपको अप्रोच करना है तो बैंकों के पास क्या होना चाहिए, प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। प्रोएक्टिव मतलब कस्टमर आपसे क्वेश्चन पूछे, उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसको समझना कि हाँ ये क्या सोच रहा है, उसके हिसाब से आप उनको प्रोडक्ट अवेलेबल कराएंगे। और इसमें दो चीजों को आपको जो ऑफिशियल है उसको दो चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, विच टाइप ऑफ कस्टमर करंटली मतलब किस तरह के कस्टमर ब्रांच में आते हैं, विच स्पेसिफिक सेगमेंट वुड द बैंक टारगेट, और बैंकों का टारगेट क्या है और किस तरह का उनका प्रोस्पेक्ट्स है, ठीक है, ये चीज को आपको समझना होगा, इन चीजों पे फोकस करना होगा। नेक्स्ट आता है एनालिसिस द कंपटीशन। अभी क्या है आजकल कई सारे एनालिटिकल टूल्स है जिसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं, ब्रांचेस अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनके कॉम्पिटिटर्स क्या है, कॉम्पिटिटर्स का मार्केट शेयर क्या है और उनका बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है। आपको आपके कॉम्पिटिटर्स आपको दोनों देख रहे हैं, जो आपसे कम है, जो जो जिनका बिजनेस जा रहा है और जो आपसे काफी आगे बढ़ रहा है, तो आपको दोनों को देखना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ कॉम्पिटिटर्स, तो आपके जो कॉम्पिटिटर उनकी स्ट्रेंथ क्या है, ऐसे कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी वजह से ज्यादा लोग उनके उनके बैंक में जो है रहना पसंद कर रहे हैं, उनकी वीकनेस क्या है, तो उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस को आपको समझना पड़ेगा। तो इससे क्या है आप अपने लिए इसी तरह से प्लान्स बना सकते हैं, और जो इन्वायरमेंट है, एक जो आपका एज अ बिजनेस आप देख रहे हैं तो उसमें जो कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस है उसमें आप इसका फायदा उठा सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन को एनालाइज करना पड़ेगा, कौन से हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, उसको समझ के अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजीज बिजनेस प्लान उनके हिसाब से बना रहे हैं। अगर उनकी कोई वीकनेस है तो उनकी जो वीकनेस है उसका सोल्यूशन दे के आप अपने प्रोडक्ट को वहां से यहाँ अपने कस्टमर्स को वहां से यहाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना चाहिए, और कई सारे आजकल एनालिटिकल टूल्स है जिनसे आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेट स्पेसिफिक गोल्स बाय ब्रांच फॉर बिजनेस एंड कंज्यूमर मार्केट। तो इसमें क्या होता है आपको मालूम है कि जो जो भी हमारी ब्रांचेस होती है हर ब्रांचेस के टारगेट्स रहते हैं, गोल्स रहते हैं। तो वही बोला है कि बैंकों के लिए अच्छा तरीका है कि जो है गोल्स और जो प्रायोरिटीज है हर ब्रांच को बताए, ठीक है, जो रूरल की ब्रांच है उनको उसी के हिसाब से गोल्स दिए जाए जो कि वहाँ पे अचीव हो सके। जो शहरों की ब्रांचेस है या जो सेमी अर्बन ब्रांचेस है तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके गोल्स बताए कि कौन से कस्टमर पर उन्हें फोकस करना और किस तरह के प्रोडक्ट पे उनको फोकस करना है।
नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूट इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन टू ड्राइव कस्टमर ओरिएंटेशन रिटेंशन एंड एक्सपेंशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, नए नए अपने जो भी आप नए प्रोडक्ट ला रहे हैं कि जो भी आप एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रहे हैं बाकियों से, बाकी बैंकों से, तो आपको बताना पड़ेगा, लोगों को मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आप देखते हैं कि हर बैंकों की अपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट आती है, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि हाँ होम लोन इतना सस्ता रेट है या ये। तो आपको मार्केटिंग करके जो है जनता को, अपने जो भी वैल्यूएबल कस्टमर्स है उनको भी, और साथ साथ जो प्रोस्पेक्ट्स है, प्रोस्पेक्ट मतलब पोटेंशियल वो कस्टमर बन सकते हैं अगर उनको आपके प्रोडक्ट पसंद आते हैं तब। तो दोनों को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब दोनों को रिटेन करने के लिए, पुराने कस्टमर को रिटेन करने के लिए और नए कस्टमर को लाने के लिए प्रॉपर आपको मार्केटिंग ये सब चीजें जो है वो इसमें करनी होगी। और नेक्स्ट आता है आपका रीडिफाइन द बैंक मॉडल ऑफ द फ्यूचर। मतलब बैंकों का क्या फ्यूचर मॉडल है उसको डिफाइन करना। व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या। बाय यूजिंग एनालिटिकल टूल्स, तो आजकल कई सारे एनालिटिकल टूल्स हैं और कई सारे सॉफ्टवेयर है जिससे आप कंज्यूमर हाउस होल्ड सेगमेंटेशन और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में समझते हैं। ठीक है, और बैंकों की जो ब्रांचेस है वो अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करती है और उनके बिहेवियर पैटर्न को समझती है कि हमारे पास किस तरीके का कस्टमर है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और क्या जो मार्केट का ट्रेंड है, मतलब किस तरह के प्रोडक्ट की कस्टमर डिमांड कर रहा है। अगर अभी के ट्रेंड की बात करें तो अभी जो भी आपको कस्टमर को प्रोडक्ट देना है वो डिजिटल होना चाहिए। आपने कई सारे बैंकों का देखा होगा, वो लोन भी क्या कर रहे हैं, डिजिटली दे रहे हैं। मतलब आपको बोलेंगे 2 स्टेप में आपका जो लोन है, 2 क्लिक में आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझा गया है और उस हिसाब से प्रोडक्ट उनको अवेलेबल कराए गए। तो बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो कि आपको कस्टमर के हिसाब से, मान लीजिए कोई सैलरी क्लास कस्टमर है, सैलरी प्रॉपर उसके टाइम पे आ रही है, तो उसको एक प्री अप्रूव्ड ऐसा करके आप देखते हैं मैसेज आता है कि प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन आपको मिल गया या प्री अप्रूव्ड ये लोन आपको मिल गया। तो मतलब आपको ऑलरेडी वो अप्रूव हो चुका है, बस कुछ क्लिक्स आपको करने हैं और वो आपको डिस्पर्स हो जाएगा। तो ये सब क्या, ये सब एग्जैक्टली क्या है कि कस्टमर का मॉडल समझा जा रहा है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझा जा रहा है। अब एक कस्टमर है जिसको लोन चाहिए, तो उसको कई सारे एक चेकलिस्ट पकड़ा दी कि ये लेके आना वो लेके आना, तो कस्टमर खुद ही कंफ्यूज। एक उसके बाद उसको मैसेज आता है, उसमें बोला कि आपका लोन ही प्री अप्रूव हो गया है। तो डेफिनेटली वो प्री अप्रूव के साथ जाएगा इंस्टेड ऑफ इतने सारे जो चेकलिस्ट है उसको कंप्लीट करना। तो यानी हमें बैंकों के मॉडल को समझना होगा कि कस्टमर क्या है, मतलब कस्टमर का बिहेवियर पैटर्न क्या है, कस्टमर क्या सोचता है। तो इसी हिसाब से हमें अपने कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना होगा, कस्टमर का जो बिहेवियर पैटर्न है उसको समझना होगा और उस हिसाब से उनको प्रोडक्ट अवेलेबल कराने होंगे। इतनी सारी स्ट्रेटेजीज की हमने बात की, ठीक है। और इतनी सारी स्ट्रेटेजीज के ऊपर रिवाइज करते हैं, क्या क्या हमने देखा इसमें। पहला है कि 3 चीजों पर फोकस करना चाहिए बैलेंस वे में। कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कितनी ग्रोथ है, कितना रिस्क, तो तीनों को बैलेंस वे में लेके चलना है और उसको उस पर फोकस करना है। दूसरा है कि जो है हर ब्रांच का क्या फिट और यूनिक मॉडल है, यूनिक रोल है हर ब्रांच का, उसको समझना है कि हर ब्रांच किस चीज में बेटर कर सकती है। तीसरा है जो हमारा कस्टमर है उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर एक प्रोडक्ट आप देते हैं तो 18 महीने तक आपके साथ रहता है। अगर आप उसको एक और प्रोडक्ट ऐड कर देंगे, मान लीजिए पर्सनल लोन वाले को आपने हाउसिंग लोन या एक और प्रोडक्ट बेच दिया, तो वो 18 महीने नहीं, वो ज्यादा टाइम रहेगा, वो कितना 4 ईयर्स। तो इस वजह से ज्यादा लंबे टाइम तक कस्टमर आपके पास रह पाएगा, तो उसके लिए आपको कस्टमर बेस को समझना होगा। नेक्स्ट बोला आइडेंटिफाई योर बेस्ट न्यू प्रोस्पेक्ट्स। न्यू प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है नए कस्टमर्स, ठीक है। तो नए कस्टमर्स आपके पास आ सकते हैं, तो उसको आपको समझना होगा कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको नए प्रोडक्ट, जो नए प्रोस्पेक्ट्स कस्टमर है उनको कोशिश करनी पड़ेगी अपने कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए। एनालिसिस द कंपटीशन, तो हमें मार्केट में देखना पड़ेगा हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, और उसके हिसाब से अपने बिजनेस प्लान, ये सब चीजें आपको, पॉलिसीज, ये सब चीजें आपको बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट है हर ब्रांच के लिए आपको गोल सेटअप करने पड़ेंगे, उनका एरिया क्या, उसके हिसाब से उस ब्रांच की प्रायोरिटीज और गोल्स आपको सेटअप करके देने होंगे। नेक्स्ट है एग्जीक्यूट प्रॉपर, आपको मार्केटिंग कैंपेन में लगाने पड़ेंगे जो भी आपके प्रोडक्ट है, ताकि जो कस्टमर है आपको रिटेन कर पाओ, कस्टमर्स को बढ़ा पाओ, तो उसके लिए प्रॉपर आपको मार्केटिंग कैंपेन इन सबकी जरूरत भी पड़ेगी। लास्ट है कि रिडिफाइन द बैंक मॉडल ऑफ फ्यूचर, तो बैंक का फ्यूचर में क्या है, मतलब बैंक कैसे काम करेगा, तो उसके लिए कस्टमर के बिहेवियर पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको उनको प्रोडक्ट ऑफर करने पड़ेंगे। तो ये सारी जो है स्ट्रैटेजीज है, मतलब हर जगह तो काम नहीं करेगी, बट ये मोस्ट कॉमन स्ट्रैटेजीज है जो ऑलमोस्ट हर जगह काम कर सकती है। एज ए ओवरऑल मतलब ब्रॉड टर्म में ये सब बात की गई है। इन स्ट्रेटेजीज के अलावा जो बैंक है उसको कुछ और चीजों पे भी इम्प्रूव जो है इम्प्रूव करना, कुछ चीजों पे भी और फोकस करना चाहिए ताकि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव कर पाए। पहला है आपका रिलेटलेस फोकस ऑन एनपीए रिडक्शन, तो मतलब एनपीए जो है आपके जो भी आपका प्रॉफिट है उसको बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है। तो हर ब्रांच को पूरा अपना रिकवरी जो भी है, रिकवरी के लिए जो भी उसका लोन एनपीए हो रहा है उसके लिए पूरा उसको फोकस करना चाहिए। आप जानते हैं कि कई सारे एनपीए की कैटेगरीज हैं। शुरुआत में अकाउंट जब 90 डेज तक कुछ भी उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं मिलता, तो उसको हम एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, 90 डेज बाद। उसके बाद वो फिर सबस्टैंडर्ड कैटेगरी में जाता है, फिर डाउटफुल D1 D2 D3 में, और फिर लास्ट में लॉस कैटेगरी में जाता है। तो कई सारे स्टडीज से गुजरता है। तो ब्रांचेस को क्या कोशिश करनी चाहिए कि शुरुआत में ही उसको रिकवरी की कोशिश की जाए। और आजकल कई सारे तरीके, आपने उनको डिमांड नोटिस भेजा या सरफासी नोटिस भेजा या सूट फाइलिंग आपने की, और भी सेटलमेंट की जाती है, वन टाइम सेटलमेंट। ज्यादातर एजुकेशन लोन में आपने देखा होगा कि एक बार में पूरा अमाउंट इतना पे कीजिए, इसमें आपको काफी इंटरेस्ट का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो प्रिंसिपल है वो आप पे कर दीजिए, ठीक है, वन टाइम सेटलमेंट। तो और भी कई सारे तरीके। और एक और बात रहता है कि जो बैंकों का जो एनपी है वो 3% से कम होना चाहिए।
मतलब अगर 100 का टोटल लोन है तो उसमें से 3% से कम का आपका एनपीए होना चाहिए। ठीक है, तो 3 रुपया उससे कम तक का, अगर 100 रुपये का लोन दिया तो उसमें से 3 रुपया उससे कम तक का लोन एनपीए होना चाहिए। तो ये जनरली टारगेट आपका बैंकों का रहता है। पहला हो गया एनपीए पे फोकस करना ताकि वो कम रहे। दूसरा है मोर क्वालिटी लोन्स। तो इसमें क्या बात की गई है, तो बैंकों की जो मेन कमाई होती है वो इंटरेस्ट इनकम से होती है। ठीक है, जो लोन है, तो लोन अच्छी क्वालिटी के लोन किसको बोलेंगे, जिसमें प्रॉपर आपको सिक्योरिटी दी गई हो। ठीक है, प्रॉपर सिक्योर्ड लोन हो। तो इसलिए ज्यादातर अच्छी क्वालिटी के अगर आप लोन रख रहे हैं तो आपकी इनकम अच्छी होगी, आपका प्रॉफिट भी उसमें इंप्रूव होगा। नेक्स्ट है फोकस ऑन नॉन इंटरेस्ट इनकम। तो इंटरेस्ट इनकम जिसमें आप अपने अच्छी क्वालिटी के लोन लिख रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है, मतलब जो इंटरेस्ट के थ्रू नहीं, वैसे फी बेस्ड जो इनकम है, उस पर भी बैंकों को फोकस करना चाहिए। तो बैंकों को जैसे कई सारे अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट है, उसकी क्रॉस सेलिंग बैंक करता है। जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट बैंक बेच रहा है, म्यूचुअल फंड, डीमेट अकाउंट ओपन कर रहा है। डीमैट अकाउंट मतलब जैसे आपको शेयर्स में मार्केट में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ठीक है, और नॉन फंड बिजनेस आपको ही कर रहे हैं, एलसी या गारंटी वाला, तो इन सभी जो सेक्टर्स है इसमें भी ज्यादा फोकस आपको करना चाहिए। ये तीन आपका यहाँ पे हो गया। फिर नेक्स्ट आता है लो कॉस्ट डिपॉजिट। लो कॉस्ट डिपॉजिट ज्यादातर कासा को बोला जाता है। कासा का फुल फॉर्म हो गया करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। इसको क्यों लो कॉस्ट डिपॉजिट बोला जाता है, क्योंकि करंट अकाउंट में तो कोई इंटरेस्ट बैंक नहीं पे कर रहा, और बात करें सेविंग बैंक की तो उसमें 3-4% बहुत ही कम अमाउंट का इंटरेस्ट पे करना। तो इसीलिए इसको लो कॉस्ट डिपॉजिट बोला जाता है। तो बैंकों के जो लो कॉस्ट डिपॉजिट है, कासा यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बैंकों के डिपॉजिट्स का। और अगर आप इसको इंप्रूव करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और बोला भी है इसमें कि क्यों उसको लो कॉस्ट डिपॉजिट बोला गया, क्योंकि करंट अकाउंट में तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, नील। और जब आपके सेविंग बैंक की बात करें तो 2 से 3%, तो बहुत ही कम इंटरेस्ट आप उसमें पे करते हैं। तो इसमें क्या है, आपका अच्छा खासा मार्जिन बच जाता है। अगर मान लीजिए 2 या 3% का आप लोन लेके उसको बाद में 2-3% का आप डिपॉजिट लेके उसको 8 या 10% लोन पे दे रहे हो, तो आपका मार्जिन बहुत ज्यादा बच जाएगा, और ज्यादा मार्जिन मतलब ज्यादा प्रॉफिट। तो ये भी एक अच्छा तरीका है अपने प्रॉफिट को इंप्रूव करने का। नेक्स्ट है होल्डिंग मिनिमम कैश बैलेंस। तो कम से कम कैश आपको अपने पास रखना है। ठीक है, आपको मालूम है डे टू डे कैश रिक्वायरमेंट कस्टमर की पूरी करनी होती है, तो उसके लिए बैंकों के पास कैश रहता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम कैश अपने पास रखें। क्यों ऐसा बोला गया, इसलिए क्योंकि जो कैश आप अपने वॉल्ट में रखते हैं, अकाउंटेंट और कैश ऑफिसर की कस्टडी में जो वॉल्ट रहता है, तो उसमें जो कैश है वो खाली पड़ा है। उसमें बैंक इंटरेस्ट तो पे कर रहा है, क्योंकि जनता का ही पैसा है, तो इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ रहा है, पर उसको उस कैश पे जो है कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होता। तो इसीलिए बोला गया कि जो कैश बैलेंस आप रख रहे हैं ब्रांच पे, उसको कम से कम आप रखिए। ठीक है, कैश रिक्वायरमेंट को कम से कम रखिए। और लेवल भी बताया, मतलब लिमिट बता रखिए कि लेस देन 1% ऑफ ब्रांच डिपॉजिट। मान लीजिए अगर 100 रुपए का डिपॉजिट है बैंक में, तो 1%, 1 रुपया उससे कम तक का जो कैश है आपको अपने पास ऐसे रखना है अपने, और जो भी वॉल्ट आप वहां पे रखते हैं तो वहां पे। ठीक है, वो सब इसमें बोला हुआ है। सेफ कस्टडी में आप रखते हैं ना कैश, ये अकाउंटेंट और कैश ऑफिसर की जो कस्टडी में रहता है, तो वो अगर 100 रुपए का लोन, 100 रुपए का डिपॉजिट है, तो 1 रुपया उससे कम पैसा ही अपने पास रखा। तो ये एक तरीके का पर्सन में ऐसे बताया हुआ है। नेक्स्ट है कॉस्ट मैनेजमेंट। तो कॉस्ट मैनेजमेंट भी एक बहुत अच्छा तरीका है। मतलब जैसे घर घर पे भी बोलते हैं कि किसी की सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उसको अच्छे से मैनेज करना नहीं आ रहा, बहुत ओवर स्पेंडिंग, ज्यादा खर्च रहे हो, तो कुछ सेव नहीं कर पाएंगे। पर किसी की सैलरी भी कम हो, बट उनका मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छा है, जिससे वो अच्छा सा सेव कर पाएंगे और उनको प्रॉफिट ही रहता है, मतलब वो नेगेटिव में ज्यादा लोन को नहीं लेना पड़ता। तो मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी चीज है। तो अच्छे से आपके जो भी कॉस्ट है, जहाँ पे आपके खर्चे हो रहे हैं, तो उसको आपको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। उससे भी काफी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट पड़ता है। और बहुत सारी जो ब्रांचेस है वो क्या करती है, वो उनको देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी कॉस्ट है जिसको वो अवॉइड कर सकती है। ठीक है, और एक और बात उसने बोली कि कॉस्ट हमें अवॉइड करनी, बट कॉस्ट कटिंग ऐसा ना हो कि हमारे कस्टमर के प्रोडक्ट की क्वालिटी या सर्विस की क्वालिटी खराब हो, तो उसके कीमत पे कि कस्टमर के आप अच्छी सर्विसेज जो है, अच्छे प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल करा रहे कॉस्ट कटिंग के नाम पे, तो वो बहुत गलत है। वैसा नहीं होना चाहिए, उसमें आपको लॉन्ग टर्म लॉस ही आपको झेलना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है गुड कस्टमर रिलेशनशिप। तो इसमें वही है कि जो कस्टमर है, बोलते हैं ना कस्टमर इज अ किंग। तो हमें क्या करना है कि जो पुराने कस्टमर, अगर आपने उसको अच्छी सर्विसेज दी है, तो वो अपने दोस्त भाई बंधु बाकी सबको भी लेके आपके पास आएगा। तो एक अच्छी कस्टमर सर्विस बहुत जरूरी है कस्टमर को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने के लिए। लॉन्ग टर्म तक कस्टमर आपके पास रहेगा अगर आप उसकी सारी रिक्वायरमेंट को, सारा जिस तरीके का उनको प्रोडक्ट चाहिए वो आप उनको अवेलेबल करा रहे हैं। और बैंकों को देखना चाहिए कि कस्टमर को एक अच्छी सर्विसेज दी जाए। और जैसे एक होता है ना वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ का मतलब कस्टमर तारीफ करता है कि मैं उस बैंक के पास गया, मुझे कुछ भी ज्यादा परेशानी नहीं हुई, मेरे को ये लोन, हाउसिंग लोन मेरे पास हो गया। तो वो जहाँ काम करता है वो अपने कलीग्स को भी बताएगा, ऑफिस में अपने दोस्तों को बताएगा, जिस एरिया में रहता है अपने पड़ोसियों को बताएगा। ठीक है, जिस मान लीजिए किसी बिल्डिंग में रहता है फ्लैट में, तो उसके बाकी के जो ऊपर नीचे के जो फ्लैट ओनर्स उनको बताएगा। तो कई सारा जो होता है, एक आदमी कई सारे लोगों को जानता है। ठीक है, तो वो सबको बताएगा आपके बारे में। तो इस तरह से एक तरह से आपका पब्लिसिटी वो कर रहा है आपका, इसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। तो ये काफी एक अच्छा है, अगर आपने अच्छे से कस्टमर को सर्विसेज दी है, तो वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपको नए नए कस्टमर्स आपको दिलाता है, और उससे आपका प्रॉफिट काफी बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपका आता है
कार्टेशियस बिहेवियर में ब्रांच हेड, तो जो ब्रांच हेड है वो एक तरीके का लीडर की तरह ही है, और सिर्फ वो लीडर की तरह ही ना काम करे बल्कि उसको गार्डियन की तरह भी काम करना पड़ चाहिए जो बैंक के स्टाफ है। और ही रिक्वायर्ड टू बी नाइस एंड अप्रिशिएट टू देम, मतलब अच्छा होना चाहिए, अच्छे से बिहेव करे और ब्रांचेस को समझे, लोगों को, एम्प्लॉय को समझे। तो अगर एक अच्छा ब्रांच हेड है जो एम्प्लॉयज़ की जो है रिक्वायरमेंट को समझता है, तो वो जो लोग हैं वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है जो उसके अंडर काम करते हैं, तो उनके अंदर भी पॉजिटिविटी आती है काम को करके, तो इससे जो है एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी बनती है। और जो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको एक रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए, एप्रिसिएशन उसकी होनी चाहिए, ताकि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको लगे, उनको भी पॉजिटिव फील हो कि हम अच्छा कुछ कर रहे हैं। और जो कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं या फिर जो बहुत ही नेगेटिव परफॉर्मेंस है, तो उनको पनिशमेंट सिस्टम होना चाहिए, मतलब जैसे कोई लेटर्स इशू कर दिया, इस तरह से आप ऐसा कर सकते हैं अगर वो अपनी परफॉर्मेंस को बार बार कहने पे भी नहीं इंप्रूव कर पा रहे। ठीक है, तो इस तरह से ब्रांच हेड का बिहेवियर होना चाहिए। तो इसमें आपको कुछ और चीज़ें बताइए कि अगर मार्केटिंग पर्सनल अपना काम अच्छे से करता है तो नए नए प्रोडक्ट बैंकों के आएंगे, मतलब क्रॉस सेलिंग होगी, अप सेलिंग होगी। क्रॉस सेलिंग का मतलब एक कस्टमर एक चीज़ के लिए आया, पर्सनल लोन लेने आया, आपने उसको हाउसिंग लोन भी बेच दिया, हो गया क्रॉस सेलिंग। मतलब एक प्रोडक्ट लेना है, दो तीन प्रोडक्ट लेके। अप सेलिंग मतलब कस्टमर जो चाह रहा है उससे ज़्यादा आपने कुछ और उसको प्रोडक्ट लाके बेचा है। और दूसरा आता है कि व्हेन द रिकवरी, तो इसमें बोला कि अगर मार्केटिंग पर्सनल अपना काम अच्छे से करेगा तो नए नए प्रोडक्ट बैंकों को मिलेंगे और बैंकों की क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग भी काफी इंप्रूव होगी। बोल रहा है जो रिकवरी पर्सन है, मतलब जो रिकवरी में जो है पर्सन जो काम कर रहा है, अगर वो काम को अच्छे से करेगा तो जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है वो काफी डाउन हो जाएंगे। रिकवरी का काम क्या है, नए नए लोन्स को, सॉरी जो एनपीए लोन है उनको रिकवर करना, तो अगर रिकवरी पर्सन काम सिंसियर से करेगा तो एनपीए डाउन हो जाएगा। तीसरा बोला है कि जो टेलर है, टेलर मतलब जो ये एंट्री करता है सिस्टम, अगर वो अपने काम को ऑनेस्टली करेगा तो कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगी कस्टमर की तरफ से। ठीक है, तो टेलर जो भी केवाईसी है, जो भी सर्विसेज दे रहा है कस्टमर की, वो काम अपना अच्छे से करेगा तो कोई भी कस्टमर कंप्लेंट नहीं आएगी। नेक्स्ट बोल रहा है जब टेक्निकल टीम अपने काम को परफेक्ट तरीके से करती है तो कोई भी ऑटोमेटिक टेलर जैसे एटीएम मशीन या और भी कुछ कस्टमर का जो सिस्टम है इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, उनको कोई भी इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट कौन सा है, जब सिक्योरिटी पर्सनल अगर अगर अपने काम को परफेक्ट तरीके से करता है तो कोई भी टाइप का, जैसे एटीएम में कोई ब्रेकडाउन, मतलब कुछ इश्यू हो गया एटीएम, या बैंक में कुछ चोरी होगी, तो वो सब नहीं होगा। कब, जब सिक्योरिटी पर्सन अपने काम को अच्छी तरह से करेगा। तो बोला है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है कि वहाँ का जो वर्कफोर्स है, जो लोग हैं, उनका एटीट्यूड क्या है काम को लेके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस तरह से समझते हैं। और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्कफोर्स की नहीं बल्कि आपके मैनेजमेंट का भी बनता है कि एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट इन रिवॉर्डिंग एंड ऑनरिंग सिंसियर है। तो जो एम्प्लॉयज काफी सिंसियर होकर या ऑनेस्ट होकर काम कर रहे हैं तो मैनेजमेंट उनको किस तरह से रिवॉर्ड दे रहा है, तो इन चीजों पे जो है ऑर्गेनाइजेशन की सबसे सक्सेस जो है डिपेंड करती है। और एक और बात है, इतने सारे फैक्टर्स हमने पढ़ लिए, पर जरूरी नहीं है कि ये सारे फैक्टर्स काम करेंगे, क्योंकि एक सिंपल कंसेप्ट है, वन साइज डज नॉट फिट ऑल। तो एक साइज सबको फिट नहीं कर सकता, तो हमें रेडीमेड सॉल्यूशन तो नहीं मिलने वाला। हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करना है तो हर मॉडल, मतलब हर ब्रांच के हिसाब से, उसकी लोकेशन के हिसाब से चीजें वेरी कर सकती है, तो रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बट हाँ, इन स्टेप्स के थोड़ा थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें हैं जिनको आपको देखना है ताकि आप ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव कर पाए। तो ये सभी चीजें एक तरह से बेसिक का काम करती है। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज पड़ी जिससे आप क्या कर सकते हैं। इतनी सारी 7-8 स्ट्रेटेजीज हमने ऊपर देखी थी, फिर उसके अलावा देखा था बैंकों को इन्हीं चीजों पे फोकस करना चाहिए ताकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। एनपीए रिडक्शंस पे कंटिन्यूस फोकस होना चाहिए ताकि जो बैंकों का एनपीए कम रहे, और एक टारगेट ऐसा रहता है कि 3% से कम का एनपीए का टारगेट रहना चाहिए। ठीक है, जो एनपीए है 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मोर क्वालिटी लोन, क्वालिटी लोन्स का मतलब है जिसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट आपको मिले और जो डिफॉल्ट ना हो, जो स्टैंडर्ड रहे, तो इस तरह के जिसपे सिक्योरिटी आपको अच्छी मिली हो, तो उस तरह के ज्यादा क्वालिटी लोन आपको लेने चाहिए। नेक्स्ट है फोकस और नॉन इंटरेस्ट इनकम। नॉन इंटरेस्ट इनकम किसको, जैसे फीस बेस्ड इनकम, जैसे बैंकों ने म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या कोई थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को क्रॉस सेल कर रहा है, तो वो नॉन इंटरेस्ट इनकम होती है, तो इस तरह के प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है लो कॉस्ट डिपॉजिट को बढ़ाना चाहिए, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। कोई कस्टमर अगर करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, तो इस तरह के प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें खर्चे बहुत कम है, सिर्फ 2 से 3%, इतना कम इंटरेस्ट रेट बैंकों को इसमें पे करना पड़ता है, और बदले में अच्छे खासे इंटरेस्ट पे बैंक लोन दे सकता है, तो जो मार्जिन है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी ज्यादा बच जाता है। नेक्स्ट है होल्डिंग मिनिमम कैश बैलेंस। तो आप जानते हैं जो पैसा बैंकों के पास ऐसे ही रखा रहता है तो उसमें कुछ खास बैंकों को इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए कस्टडी में रखा है या एटीएम के अंदर कुछ पैसा रखा है तो वो खाली रखा पैसा है, तो उस पर ज्यादा, मतलब बैंकों को एटीएम का पैसा तो जरूरी है क्योंकि कस्टमर जो है 24/7 की उनको सर्विसेज मिलती है विड्रॉ के थ्रू, लेकिन जो बैंक अपना कस्टडी में रखता है पैसा, जो अकाउंटेंट और कैश ऑफिसर की कस्टडी में, वो पैसा ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि उस पैसे पे कोई भी इंटरेस्ट हमें नहीं मिल रहा, वो आइडल खाली पैसा रहेगा जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। तो जनरली टारगेट क्या होना चाहिए, जितना भी बैंक का डिपॉजिट है उसे 1% का पैसा जो है अपनी कस्टडी में इस तरह से रखा जाए। नेक्स्ट आता है कॉस्ट मैनेजमेंट। तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए जिसपे आपको लगा कि इसकी जरूरत नहीं है, तो अवॉइडेबल कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए। पर हाँ, कॉस्ट कटिंग जिससे आपके प्रोडक्ट की या सर्विस की क्वालिटी खराब हो जाए तो वो डिजायरेबल नहीं है, वैसा नहीं करना।
मेक्स अ गुड कस्टमर रिलेशनशिप। अच्छी कस्टमर को सर्विसेज देनी ताकि वो खुश खुश अपना घर जाए और वो फिर वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपकी पब्लिसिटी करे कि हाँ, इस बैंक से मेरे को सर्विसेज मिली, मुझे कोई भी इशू नहीं हुआ। तो इस तरह से अच्छी कस्टमर सर्विस देके आप कई सारे कस्टमर्स को जोड़ते हैं। नेक्स्ट है कटेजेस पेपर बाय ब्रांच हेड। तो जो ब्रांच हेड है उसको क्या होना चाहिए कि जो सिर्फ उसको लीडर की तरह नहीं बल्कि उसको गार्डियन का काम करना है और उसको लोगों को अप्रिशिएट करना है जो भी अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर कोई बार बार बोलने के बाद भी अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव नहीं कर रहा तो उसको कुछ पनिशमेंट का भी सिस्टम होना चाहिए, जैसे उसको लेटर्स इशू करना, ये सब चीज़ उसको करनी चाहिए। फिर नीचे आपको बता रखा है अगर कोई मार्केटिंग पर्सन अपने काम को बहुत अच्छी तरह से कर रहा है तो फिर नए नए प्रोडक्ट आएंगे, नए नए प्रोडक्ट जो है बैंकों को मिलेंगे। अगर रिकवरी एजेंट अपने काम को अच्छे से कर रहा है तो एनपीए बैंकों के बहुत कम हुए। जब टेलर अपने काम को बहुत अच्छी तरह से कर रहा है तो कोई भी कंप्लेन नहीं आएगी कस्टमर से। जब टेक्निकल टीम अपने काम को अच्छे से कर रही है, जैसे एटीएम या और भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी जो ऐप है, उसमें कोई इशू नहीं आएगा कस्टमर्स को। सिक्योरिटी पर्सन अपने काम को अच्छे से करेगा तो एटीएम में कोई चोरी हो गई या फिर बैंक में चोरी होगी तो वो सब चीजें नहीं होंगी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो वहाँ का जो वर्कफोर्स है, जो लोग हैं, उसके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। और ये मैनेजमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, मैनेजमेंट का भी एटीट्यूड बनता है कि मतलब एटीट्यूड मैनेजमेंट का भी होना चाहिए कि कैसे वो रिवॉर्ड कर रहा है जो उसके सिंसियर या ऑनेस्ट एम्प्लॉय है उनको। और लास्ट में बोला है कि इतने सारे जो हमने स्ट्रेटेजीज की बात की, ये इस पे एक ही फॉर्मूला लागू होता है, वन साइज डज नॉट फिट ऑल। जब आप दुकान में जाते हो तो आपको अलग अलग मीडियम साइज, स्मॉल साइज, लार्ज साइज, एक्सेल, एक्सेसल, कई सारे साइज के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो वही बैंकों के ऊपर है कि ये स्ट्रेटेजीज तो बता दी, ये जस्ट ओवरऑल है ब्रॉड टर्म में। बट एक साइज सबको फिट नहीं कर सकता, तो हर जगह के लोकेशन के हिसाब से, ब्रांच के हिसाब से जो अलग अलग स्ट्रेटेजी काम करेगी। चलिए ये हो गया। लास्ट आपका एक और हेडिंग है, इसेंशियल फैक्टर टू मेक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन प्रॉफिट। तो बोले कि ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है जिससे आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें आप कंटिन्यूस मतलब इंप्रूव करते रहे। मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसा नहीं कि एक बार प्रॉफिट हो गया फिर हम आराम से बैठेंगे, ऐसा नहीं, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये वन टाइम टास्क नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। थ्रू आउट डे एंड थ्रू आउट द ईयर, दिन साल जब तक जाते रहेंगे। बैंकों को जैसे बोलते हैं ना, बैंकों का कोई टाइम नहीं है, चलता रहेगा, हम रिटायर हो जाएंगे हमारे बाद नहीं। तो मतलब ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये कंटिन्यूस बेसिस पे होनी चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनने के लिए जो कंटिन्यू जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। और अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं तो इससे आपकी कॉस्ट कम होगी और टर्नओवर बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और जो आपके ऑफिशियल्स हैं वो प्लान कर सकते हैं ग्रोथ इन सब के लिए। तो ये सब चीज़ें इस तरह से काम करती है। और कई सारे बाद में अगर इसकी हम बात करें कि प्रॉफिटेबिलिटी की, कि बैंक अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाएगा, तो वो डिपेंड करेगा कई सारे फैक्टर्स पे। कौन कौन से फैक्टर्स है कि लोकेशन क्या है, कहाँ पे ब्रांच है, कस्टमर कौन है वहाँ के, रूरल कस्टमर है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, क्या फार्मर्स है, क्या जॉब वाले, उस तरह से कस्टमर सेगमेंट। ठीक है, कंपटीशन देखना पड़ेगा कि वहाँ पे और कितने बैंक है, रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, वहाँ का जो स्टाफ है वो कितना मोटिवेटेड है अपने काम को लेके, कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस क्या है, ब्रांच का जो बिजनेस है उसका मतलब कितना वहाँ पे बिजनेस साइज है, कितना बिजनेस किया जा सकता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, उस बिजनेस को करने के लिए जो खर्चा आ रहा है वो कितने हैं। तो इतने सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन कुछ ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं जिसको कंटिन्यूस बेसिस पे रिव्यू करना चाहिए ताकि जो प्रॉफिट है वो सस्टेन रहे, मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है वो वैसे ही हो और बाद में जो है प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इंप्रूव हो। तो कुछ कॉमन फैक्टर की बात की गई जिसको रिव्यू करना चाहिए। पहला, लोकेटिंग एरियाज इन योर बिजनेस दैट कुड बी इम्प्रूव्ड और मेड। तो आपको देखना पड़ेगा कि अपने बिजनेस में कहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट की जा सकती है, जैसे कुछ बिजनेस प्रोसेस को क्या इंप्रूवमेंट करना है या एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूवमेंट करना है। दूसरा आता है यूजिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बताते हैं कि आउटकम क्या होगा, परफॉर्मेंस क्या होगी। तो इससे आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख सकते हैं, माप सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तीसरा आता है असेसिंग योर जनरल बिजनेस कॉस्ट। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी बिजनेस कॉस्ट कहाँ कहाँ पे आती है। ठीक है, एंड हाउ प्रोडक्टिव योर स्टाफ, कितना आपका स्टाफ प्रोडक्ट है। तो बिजनेस कॉस्ट में आपका आ जाएगा ओवरहेड्स, और जो आपके लॉयल कस्टमर्स को आप जो है उनको आप कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, या आपके जो स्टाफ है कितने प्रोडक्टिव है, ये सब आपको असेस करना होगा। और जो भी आपका बिजनेस वेस्ट, अगर आपको लग रहा है कि रिव्यू करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपका बिजनेस में जो है आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं वहाँ पे वेस्ट हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ इसकी जरूरत नहीं है, तो उसको रिड्यूस करना चाहिए। जैसे पावर सप्लाई कॉस्ट, तो पावर सप्लाई में जो कीमत आ रही है तो देखना पड़ेगा कि कैसे इसको कॉस्ट कटिंग की जा सकती है। जैसे हम जब तक कस्टमर है, 4 बजे तक कस्टमर रहता है तो तब तक आप सारी लाइट्स ऑन रखिए। बहुत बड़ा प्रेमिसेस है तो कई सारे वहाँ पे लाइट्स होगी, पर जब कस्टमर चला जाए तो उस टाइम पे उस एरियाज में जहाँ पे कस्टमर नहीं, वहाँ पे आप लाइट ऑफ कर सकते हैं 4 के बाद। जहाँ पे सिर्फ स्टाफ बैठे उस उधर के एरिया का आप ऑन रखिए, लेकिन कस्टमर के लिए बहुत बड़ा हॉल रहता है जहाँ पे कई सारी लाइट्स रहती है, वहाँ पे एसीज रहते हैं, तो उस तरह की अननेसेसरी कॉस्ट कटिंग को आपको रिड्यूस करना चाहिए। रेगुलरली रिव्यूइंग द प्राइसेस ऑफ योर प्रोडक्ट। तो आपके प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, मतलब इंटरेस्ट रेट, उसको रिव्यू करना चाहिए कि क्या इतना इंटरेस्ट रेट वैलिड है, क्या इसको इंक्रीज करना चाहिए, क्या इसको डिक्रीज करना चाहिए। तो उसको टाइम टू टाइम आपको रिव्यू करते रहना चाहिए। टेस्टिंग द प्राइसेस ऑफ एनी प्रोडक्ट यू रिव्यू बिफोर मेकिंग द चेंज। अगर आप किसी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज कर रहे हैं तो उससे पहले आपको रिव्यू करना चाहिए कि क्या ये प्राइस ठीक है या उसमें चेंज करना चाहिए, नहीं तो आपको उसको लेके भी रिव्यू करना चाहिए। और आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आपके जो बेस्ट कस्टमर्स हैं, जो आपके अच्छे कस्टमर्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी आपसे कई सारे सर्विसेज लिए, तो उनको आप अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग मतलब उनको और नए प्रोडक्ट आप उनको बेच सकते हैं।
और आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपके खर्चे हो रहे हैं, और बार्गेनिंग विद सप्लायर, मतलब जो सप्लायर है जो आपको प्रोडक्ट बेच रहे हैं या जिनके थ्रू आपको टेक्नोलॉजी ये सब मिल रही है, तो उनके साथ बार्गेनिंग करके आप उसमें कुछ, अगर आपको कुछ बेनिफिट लग रहा है कि हाँ हम कुछ लिमिट कर सकते हैं इस खर्चे को, तो वो भी आप कोशिश करनी चाहिए। और जो आपके सप्लायर्स है उसके साथ लॉन्ग टर्म डील होनी चाहिए, ताकि आप एक अच्छा प्राइस उनको अपने प्रोडक्ट पे ले पाओ। जैसे बैंकों में कई सारे सप्लायर्स होते हैं जो बैंकों को अलग अलग प्रोडक्ट से, आप एग्जांपल ले लीजिए, पासबुक है तो पासबुक का सप्लायर है जो आपको पासबुक बेच रहा है। और भी कई सारे प्रोडक्ट होते हैं बैंकों की, स्टेशनरीज होगी, और भी कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जो कि बैंकों के इस्तेमाल होते हैं। तो लॉन्ग टर्म तक आपको उन सप्लायर के साथ रिलेशनशिप रखना है। ऐसा नहीं कि बार बार आप चेंज कर रहे हैं अपने सप्लायर को, तो उससे क्या एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं, आपको एक अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आपको इन प्रोडक्ट पे एक अच्छी सर्विस आपको मिल पाए, अच्छा प्राइस आपको मिल पाए। और आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके बिजनेस सेक्टर में तलाशनी चाहिए, नई नई अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे हो पा रही है, और उसको देखना चाहिए कि कहाँ पे आप अपने मार्केट को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है पुट मॉनिटरिंग सिस्टम एंड प्रोसेस। एक बेंचमार्किंग होना चाहिए। बेंचमार्क क्या होता है, जिससे आप कंपेयर कर सकें, ठीक है, एक बेंचमार्क आपको लगाना चाहिए। जैसे स्कूल में क्या होता है, मॉनिटर उसको देख के टीचर हमेशा बोलता है कि उसको देखो उसके इतने नंबर है, तो एक तरीके का बेंचमार्क वो बन जाता है। ठीक है, तो वैसे ही आपको भी अपने लिए एक तरीके का बेंचमार्क या अपने प्रोसेस को लेके एक तरीके का बेंचमार्क होना चाहिए, मतलब ये स्टैंडर्ड का काम करेगा। इसको देख के फिर आप डिसाइड करेंगे कि कितना सही हमारा प्रोसेस या हमारा सिस्टम चीजें काम कर रही है। चलिए, इसके साथ आपका लेटर सम अप यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या बात की थी, यहाँ पे हमने देखा था कि बिजनेस का जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये वन टाइम का टास्क नहीं है कि एक बार प्रॉफिट हासिल हो अब हम आराम से बैठेंगे, नहीं, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो इसको ऑनगोइंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जो भी प्रॉफिटेबिलिटी किसी ब्रांच पे है तो डिपेंड करेगा उसकी लोकेशन क्या है, कस्टमर्स क्या है, कितना कॉम्पिटिशन है, मतलब कितने और बैंक है वहाँ पे, और बिजनेस कितना है उस एरिया का, हमारी कॉस्ट कितनी है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ों को हमें टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना चाहिए, ताकि हम अपनी प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबिलिटी को सस्टेन कर पाए। तो उसमें क्या क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि जिस एरिया में आप बिजनेस कर रहे हैं क्या वहाँ पे चीज़ें इंप्रूव की जा सकती है। आपको अपना की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखना चाहिए, जिससे आप अपने जो है आउटकम को, जो भी आपको मतलब आपका जो आउटकम रहेगा आपके बिजनेस का, उसको आप देख सको, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आप जान सको। और आप अपनी जनरल बिजनेस कॉस्ट को समझो कि कौन से ओवरहेड्स पे खर्चा हो रहा है, या फिर आपके जो स्टाफ है वो कितने प्रोडक्टिव है। आपका जो भी बिजनेस वेस्ट है, आपको लगता है कि कुछ चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी प्रोडक्ट का आपने प्राइस रखा है, प्राइस मतलब बैंकों के लिए इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे हाउसिंग लोन में कितना इंटरेस्ट है, तो उसको रिव्यू करना चाहिए। और जब आप कोई चेंज कर रहे हैं किसी भी इंटरेस्ट रेट को, तो उससे पहले भी आपको रिव्यू करना चाहिए कि क्या इसका इंटरेस्ट रेट चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो हमारे बेस्ट कस्टमर, उनको आप नए नए प्रोडक्ट और भी बेच सकते हैं, क्रॉस सेलिंग इस तरह के प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं। ठीक है, और अपने खर्चे को कम करने की कोशिश करनी चाहिए आपके सप्लायर से बार्गेनिंग करके। और जो सप्लायर है उनके साथ लॉन्ग टर्म डील रखनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि हर साल आप सप्लायर चेंज करें, ऐसा नहीं करना, इससे आपको एक अच्छा प्रोडक्ट पे अच्छी डील नहीं मिल पाएगी। और नई नई अपॉर्चुनिटीज को तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए, और आपके जो भी प्रोसेस और जो सिस्टम्स है उसके लिए एक प्रॉपर बेंचमार्क होना चाहिए। बेंचमार्क यानी कि स्टैंडर्ड, जिसको देख के आप कंपेयर कर रहे हो। मतलब जब तो स्टैंडर्ड नहीं होगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि हाँ हमारे जो प्रोसेस है वो कितना सही काम कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर बेंचमार्क आपको रखना चाहिए। इसके साथ आपका लेटर सम अप यहाँ पे हो गया। आपके दो चार क्वेश्चन आंसर्स है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसमें से डेफिनेशंस क्या है प्रॉफिटेबिलिटी की। सो पहला बोला है प्रॉफिटेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट रिलेटेड टू एक्सपेंस। तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, जैसे प्रॉफिट तो एक एब्सोल्यूट नंबर है, बट ये कंपैरिजन होता है, रिलेटिविटी, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ खर्चों के मुकाबले। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी वो होता है, पहला पॉइंट सही है। इट कंपेयर हाउ मच प्रॉफिट ए कंपनी में कंपेयर इट्स ओवर। तो कितना उसका रेवेन्यू या जो कॉस्ट है उसके साथ उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया, ये वही बताती है। प्रॉफिटेबिलिटी इज अ मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी अल्टीमेटली सक्सेस। तो एफिशिएंट कितना है, ये सक्सेस और फेलियर क्या होगा, वो इसी से डिपेंड करेगा। लास्ट ऑल ऑफ दी, तो ये सारी की सारी डेफिनेशन प्रॉफिटेबिलिटी के मैच करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। ये सारी डेफिनेशन हमारे प्रॉफिटेबिलिटी की डेफिनेशन है, जो कि हमने ऑलरेडी चैप्टर में डिस्कस किया है। विच इज नॉट ए मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो क्या इसमें से प्रॉफिटेबिलिटी क्या प्रॉफिट को मेजर नहीं करता। हमने तीन तरह से प्रॉफिट को देखा था मेजरमेंट करने का तरीका। तो प्रॉफिट को मेजर करने का तीन था। एक तो हमने देखा था पहले ग्रॉस प्रॉफिट, और उसके बाद फिर हमने देखा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर हमने देखा था नेट प्रॉफिट। इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल था हमारा एग्जांपल, वो भी मैंने डिस्कस किया था पार्ट 1 में। ठीक है, तो तीन चीजें प्रॉफिट को मेजर करने के लिए है। उसमें से नेटेड प्रॉफिट ये टर्म नहीं था, तो सी हो जाएगा। लिखा ना विच इज नॉट, तो सी इसका आंसर होगा। ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्या नहीं है, नेटेड प्रॉफिट नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बाद नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये तीन चीजें इसमें आ जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट क्या था, सिंपल सेल्स माइनस कॉस्ट प्राइस। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें से जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, ग्रॉस में से उसको माइनस करते हैं। नेट में क्या करते हैं, जो ऑपरेटिंग आया उसमें से जो हमारे को इंटरेस्ट है, जो टैक्स पे करना है, उसको भी माइनस कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास बचा हुआ है, इसमें से कुछ भी माइनस नहीं कर रहा है, ये हमारा पैसा, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से ये था। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। क्या इसमें से सही नहीं है।
तो इसमें आता है कि प्रॉफिटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट नंबर एंड प्रॉफिट इज रिलेटिव। ये बिल्कुल उल्टा बोला इन्होंने। रियलिटी क्या है कि जो प्रॉफिट है वो एक एब्सोल्यूट नंबर है, प्रॉफिट एक एग्जैक्ट नंबर बताता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो एक कंपैरिजन बताती है। ये जो पहला डेफिनेशन है कि प्रॉफिट एक एब्सोल्यूट नंबर है, प्रॉफिटेबिलिटी ये वाला करेक्ट है, लेकिन इसमें पूछा कि क्या इनकरेक्ट है, जो दूसरा है वो इनकरेक्ट है। बोला कि प्रॉफिटेबिलिटी एक एब्सोल्यूट नंबर है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि प्रॉफिट एक एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट नंबर मतलब एक करेक्ट वैल्यू। जो प्रॉफिट आपको एक करेक्ट वैल्यू बताएगा, सेल्स माइनस कॉस्ट कितनी थी, तो एक एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगी, एब्सोल्यूट जो वैल्यू आएगी वो होगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, वो प्रॉफिट की डेफिनेशन। प्रॉफिटेबिलिटी है रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब कंपैरिजन, कि प्रॉफिट तो हुआ पर हमारे एक्सपेंस कितने हुए, तो वो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। तो इसमें लिखा है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एब्सोल्यूट है और प्रॉफिट है रिलेटिव है, बिल्कुल उल्टा है। करेक्ट डेफिनेशन है कि प्रॉफिट रिलेटिव है, प्रॉफिट मतलब एक करेक्ट आंसर देगा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा, रिलेटिव रहेगा। तो ये वाला आंसर करेक्ट है, लेकिन इसमें पूछा कि क्या इनकरेक्ट है, तो 20 में इनकरेक्ट हो जाएगा। और फिर प्रॉफिटेबिलिटी क्या बताता है, ये बताता है कि जो कंपनी की एफिशिएंसी है बिजनेस के हिसाब से, कि कितना उसने उसका बिजनेस का साइज है उसके हिसाब से कंपनी कितना एफिशिएंट काम कर रही है, तो प्रॉफिटेबिलिटी वो बताता है। और प्रॉफिट एक एब्सोल्यूट नंबर है, और जो ये बताता है कि इनकम और जो रेवेन्यू है कितना हुआ है, इनकम और रेवेन्यू कितनी हुई है कॉस्ट और एक्सपेंस के कंपैरिजन में, तो वो प्रॉफिट बताता है। प्रॉफिट वही है, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और ये तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, और भी इसके तरीके इसमें थे। तो बोल रहे हैं कि जब कंपनी है वो प्रॉफिट उसने शो किया है, इसका ये मतलब नहीं कि कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। दिस डज नॉट, क्योंकि प्रॉफिट अभी हमें मालूम नहीं कि कितना हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कंपेयर करेगा कि हमारे खर्चे इतने हुए और उसके हिसाब से प्रॉफिट हुआ, तब हम एग्जैक्ट आइडिया इसमें लगा सकते हैं। तो इनकरेक्ट पूछा था सिंपल, तो ये जो बी है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है वो रिलेटिव है और जो प्रॉफिट है वो एब्सोल्यूट है, तो इसलिए 20 में इनकरेक्ट हो गया। बोला कि इंक्रीज स्टाफ प्रोडक्टिविटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल टू इंक्रीज ब्रांच प्रोडक्टिविटी, विच इज नॉट ट्रू। तो जो स्टाफ है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, जिससे ब्रांच का जो प्रॉफिटेबिलिटी वो बढ़े। तो इसमें से क्या बात सही नहीं है। तो पहला इसमें रिड्यूस प्रोसेस कॉस्ट। प्रोसेस कॉस्ट जो होता है उसको अगर कम कर सके वो ठीक है। क्लियरली डिफाइन एक्सपेक्टेशन एंड स्कोर कार्ड्स, तो कितनी एक्सपेक्टेशंस है, कितना स्कोर उनको मिल रहा है, वो भी डिफाइन होना चाहिए। मोटिवेशंस को बढ़ाना और रिवॉर्ड सिस्टम, अगर कोई अच्छा काम करे तो उनको रिवॉर्ड देना है। और लास्ट बोले कि टेक्नोलॉजी अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू इंक्रीज स्टाफ। टेक्नोलॉजी अकेले में काफी सफिशिएंट है, टेक्नोलॉजी देखा जाए तो अकेले में काफी सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू क्या होता है कि कई लोग जो है काम कर सकते हैं। मतलब एक पर्सन कई ज्यादा लोगों के इक्वल काम कर सकते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है वो काफी इंप्रूव करती है। टेक्नोलॉजी से आप कई कस्टमर को सर्विसेज दे सकते हैं, एक अकेला पर्सन, एक अकेला स्टाफ से। तो टेक्नोलॉजी काफी हेल्प करती है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की। तो इसमें लिखा है कि वो सफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए ये डी वाला स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए इसके साथ ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।